तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका की पॉइंट आता है कि अगर हम किडनी पे जितना ध्यान दे रहे हैं तो क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने के लिए उतना ही ध्यान हमें जो हमारा सेकेंड ऑर्गन है उस पर हमें ध्यान देना है। वो है क्या? आपका लीवर है। उसको ध्यान रखिएगा, बोलने का नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होती है कि लीवर और किडनी और मसल्स, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब प्रोटीन किसी भी प्रकार का हो, अगर उस प्रोटीन का सही मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है तो भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म को। तो आपने देखा कि अगर आपको बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है प्रोटीन की, उसके बाद होती है फैट की, और उसके बाद होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, फैट जो होता है वो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट बाद में जाके ग्लूकोज में बदलता है। और साथ ही साथ में ग्लूकोज के जितने भी अदर जो सुक्रोज है, ये है, वो है, तो वो उन सारी चीज़ों में वो चेंज हो जाता है। और ये सारी चीज़ें होती है टेकिंग पार्ट इन केमिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब कि ये सारे के सारे जो केमिकल फंक्शन जो होते हैं, जो वे प्रोटीन छोटे छोटे एमिनो एसिड्स में क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद जैसे ये क्या होता है कि ये जो केमिकल एक्शन बॉडी के अंदर होते हैं उसमें ये छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ये पार्ट करते हैं। और इसके बाद में इसका होता है एब्जॉर्प्शन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन में। लो जी, इंटेस्टाइन भी आ गई आपकी। तो अभी तक आपके पास टारगेटेड हो गई हैं तीन चीज़ें, किडनी यानी S6, लीवर यानी S5, और एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आई है तो यहाँ पे C10 या S3C3 ये दो मेडिसिन हैं। C10 या S3C3, C10 हो तो C10 यूज़ करें, S3C3 है तो S3C3 यूज़ करें। और वो कैसे करना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि आप चले किडनी से, फिर पहुंचे आप लीवर पे, और लीवर से आप आ गए हैं, सॉरी गलत हो गया, तो आप चले प्रोटीन से, प्रोटीन आया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके बाद आप पहुंच रहे हैं कहाँ? देन आफ्टर दे गो टू लीवर। पहले प्रोटीन हुआ, फिर वो एमिनो एसिड बना, उसके बाद में उसने केमिकल फंक्शन में पार्ट लिया, उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद वो पहुंच गया लीवर में जहाँ पे होता है इसका सिंथेसाइजेशन। और उसके बाद ये जाते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होने के लिए। तो आप चले फूड से, फूड के बाद आपके पास आ गया C10 और S3C3 और पे है, चाहे C10 यूज़ करें या S3C3 यूज़ करें। फिर आपके पास आती है S5 यानी लीवर, और इसके बाद में जितना मस्कुलर वर्क होगा उसके बाद में आपके पास आएगी ब्लड स्ट्रीम, और उसमें आ जाएगा आपका क्रिएटिनिन, और इसके बाद में काम चालू होता है किसका? वो होता है किडनी का। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त एक कंबाइन है जिसको हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं, जो सभी पौधों और जानवरों में पाया जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का केंद्र लीवर है। आप फिर से लीवर पे आ गए हैं। इसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों काम होते हैं। लीवर में एमिनो एसिड को बड़े प्रोटीन में सिंथेसाइज किया जाता है। अगेन, लीवर प्रोटीन को तोड़ने का भी काम करता है। इट मीन्स आपका लीवर जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा लीवर और उसके बाद में इंटेस्टाइन जितना अच्छा काम करेंगी उतना ज़्यादा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, वो बॉडी में यूज़ होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा। इस बात को आप समझ लें। अब इसके बाद में तोड़ने का काम करता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे डेड आरबीसी होते हैं, जो आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ग्रुप में कि डेड आरबीसी कहाँ पर आपके डिपॉजिट होते हैं और बाद में उसका क्या होता है। तो डेड आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन लीवर सेलुलर वास्ट जो हीमोग्लोबिन होता है उसको लीवर क्या करता है, उसका जो सेलुलर वास्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी भी एक सेल है, तो उस मलबे को, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हटाता है और
सेल के अंदर केमिकल फंक्शन से निकलने वाले एक्सिस नाइट्रोजन को ब्लड में से साफ करता है। कौन? लीवर। अब ये जो नाइट्रोजन होता है ये शुरू में होता है NH3 यानी अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, याद रखिएगा अमोनिया के रूप में होता है। और अगर यह ब्लड में रह जाए तो शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है मेरे भाई। और इस लीवर अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है? अमोनिया को लीवर नॉन टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है, जिसे कि यूरिन द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में कभी कभी ये ख्याल आता है कि किडनी में और यूरिन में आपका यूरिक एसिड लेवल या ब्लड यूरिया बढ़ गया है, तो किडनी पे दबाव ना डाले प्रभु, आपको लीवर पे काम करना है। तो डियर डॉक्टर्स, क्रिएटिनिन की जो इतनी महिमा थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। 4 स्टेप पे आपको ध्यान देना है। फूड इंटेक, इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट ना हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलर मास ना हो, ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। अगर ये दोनों काम होते हैं तो बॉडी को उतना रिलैक्सेशन भी चाहिए, और उतना रिलैक्सेशन अगर हम दे देते हैं, डिहाइड्रेट भी होगी अगर बॉडी, तो भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। इसके लिए पानी की बराबर मात्रा शरीर के अंदर रखें। कम से कम 8 से 9 घंटे की हमें नींद लेना है, और मस्कुलर रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है। और पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर जहाँ पर भी रिलैक्सेशन की बात आएगी वहाँ पे S10 और WE छाएगी। समझ रहे ना? तो S10 और WE ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मेडिसिन है। अगर आप एब्जॉर्प्शन और इस पे जाना चाहते हैं तो चाहे तो आप S10 C10 वाइट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं साथ में, और S5 का आपको मेनली यहाँ पे यूज़ करना है, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन को बढ़ाना है। और उसके बाद में जब हम किडनी पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हायर देन नॉर्मल लेवल में बी ड्यू टू blocked urinary tract kidney problems such as kidney damage, failure, infection, reduced blood flow and dehydration। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ में आपको इस क्रिएटिनिन का ट्रीटमेंट करना है। अगर हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो एक बहुत छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन आपका बन रहा है, S5 first, second S6 and third one is S10, C10, YE या WE। शुरुआत आप 1-9 वाले D3 से कर सकते हैं, D4 से कर सकते हैं, D5 से कर सकते हैं, D6 से कर सकते हैं। 1:47 वाले डायल्यूशन थर्ड से यहाँ पे डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर ये बहुत पुराना है तो आपको डोजोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कहाँ से आना है और क्या करना है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइनल कॉर्ड पे, याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड पे आपको कंप्लीट और 5, 6, 7 नंबर सोलर प्लेक्सस के ऊपर वाइट इलेक्ट्रिसिटी के कम से कम 2 से 3 बार आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करने हैं। और साथ ही साथ पे जब रात में मरीज सोता है क्रिएटिनिन लेवल वाला, तो उसे अच्छी नींद आए इसके लिए आप उसके फोरहेड पे, टेम्पोरल लोब पे, पाम पे और फुट पे आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, वाइट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से किसी भी एक को आप एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो है रिलैक्सेशन की बात, तो आप S10, F1 और WE या सिंगल S10 और WE को भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से एक छोटा सा, बहुत छोटा, ये आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है ये अच्छे से अच्छे क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने में और मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, अगर ये क्रॉनिसिटी है और बार बार पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते जा रहा है तो बिल्कुल आपको 2 चीज़ें करना है। बॉडी रिलैक्सेशन तो देना ही देना है, लेकिन हमें फिर इसके सिंथेसाइजेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए हम उस समय S6, S10 और WE इन मेडिसिन को हम लेटर डाइल्यूशन में या फिर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन में हम उसको यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ में जो S5 है
और उसको हम क्या करेंगे, हायर डाइल्यूशन में यूज़ करेंगे। तो आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। और क्रिएटिनिन अब वो नहीं रहा जैसा आपने पहले समझा था। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। और फाइनली दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को करिए, करने के बाद आप देखिए, समझिए। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सवाल पूछने के लिए भी आप फ्री है। और बाद में आप ये नहीं बोलेंगे कि विक्रम सर आपने